14 अप्रैल 2025 को मेरठ के अकबरपुर सादा गांव में एक 6 साल का बच्चा सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच अपने पापा को उठाने के लिए जाता है। उसके पापा जहाँ पे सो रहे थे वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो उसके पापा ने चादर ओढ़ रखी थी। वो उस चादर को खींचता है। जब चादर को खींचता है तो वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसके आवाज़ को सुनकर घर के बाकी सदस्य वहाँ पे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उस आदमी के पास एक जहरीला सांप फन फैलाए बैठा हुआ है। इस चीज़ को देखकर वो सभी लोग शोर मचाने लगते हैं। अब शोर शराबा सुनकर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उस घर में इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग इस घटना की वीडियो भी उतारने लगते हैं, जबकि कुछ लोग पास के गांव में जाकर एक सपेरे को बुला कर लाते हैं। सपेरा वहां पर आकर उस सांप को पकड़ लेता है और गांव के बाकी लोग इन घर वालों को कहते हैं कि इस आदमी को आप जितना हो सके उतना जल्दी किसी अस्पताल में लेके जाइए ताकि इसकी जान बचाई जा सके। अब घर वाले इस आदमी को पास ही के एक अस्पताल में लेके जाते हैं। वहां पर डॉक्टर कहता है कि इसको आप किसी बड़े अस्पताल में लेके जाइए, मैं इसका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब ये जो परिवार वाले हैं इस आदमी को किसी बड़े अस्पताल में पास के गांव में लेके जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर इसको चेक करके ये कहता है कि इसकी तो मौत पहले ही हो चुकी है, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, अब इसको घर पे लेके जाइए। अब जो परिवार वाले हैं इसको घर पे लेके आ रहे थे। दूसरी तरफ जो सपेरा था वो गांव वालों से बातचीत करते हुए ये कहता है कि ये जो सांप है वो काटने के लायक नहीं है। दरअसल इसके जो दांत है वो काट लिए गए हैं। दूसरी बात, ये जो सांप है वो रसल वाइपर सांप है। ये सांप अगर किसी को काटता है तो वो स्थान बदल लेता है, लेकिन ये सांप अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था। इसका मतलब ये था कि इस सांप ने अभी तक उस आदमी को काटा नहीं था। ये बात सुनकर गांव वाले काफ़ी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ गांव वालों ने एक चीज़ नोटिस करी थी। जब सुबह वो लोग घर पे आए थे तब उस आदमी के होठों पे और गले पे कुछ घाव के निशान थे। अब ये घाव के निशान क्या थे ये किसी को पता नहीं था। अब उसमें से कुछ जागरूक नागरिक पुलिस को कॉल करते हैं और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि ये घटना थोड़ी सी अजीब लग रही है, इसमें कुछ संदिग्ध भी दिख रहा है, तो आप इस घटना की जितनी भी हो सके उतनी बारीकी से जाँच कीजिए। अब पुलिस भी इस घटना को गंभीरता से लेती है और तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है। अब घटनास्थल पर पहुंच के वो शव को अपने कब्जे में लेते हैं और परिवार वालों से पूछताछ करते हैं। अब परिवार वालों से जब पूछताछ होती है तो उसके भाई और चाचा का यह कहना होता है, हमको इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आपको इस केस में कुछ भी संदिग्ध लग रहा है तो आप इस बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करा लीजिए। पुलिस इस बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराती है। जब दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पुलिस और हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि इस आदमी की मौत सांप के काटने से नहीं हुई, यहाँ तक कि उस सांप ने इसको काटा ही नहीं है, लेकिन इसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई है। इसका मतलब साफ था कि किसी ने इस आदमी को गला घोटकर मार दिया था और उस पास में सांप को रख दिया था ताकि देखने वालों को ये लगे कि इसकी मौत सांप के काटने से हुई है। अब पुलिस एक बार फिर से घर के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाती है और उसके भाई से और चाचा से पूछताछ करती है। हालांकि उसके भाई और चाचा का यह कहना होता है कि हमारा इसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही हमारी तो इसके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन इसकी जो बीवी है उसके साथ इसका अक्सर झगड़ा होता रहता है, तो शायद आपको वो कुछ जानकारी दे सके या तो फिर इस घटना में उसका कुछ हाथ हो सकता है। तो पुलिस अब उसकी बीवी को बुलाती है। उसकी बीवी का नाम रविता होता है। रविता आती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है। हालांकि शुरू में वो कुछ भी नहीं बताती है, वो इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो टूट जाती है और सारी कहानी वो बताती है। उसका ये कहना होता है कि उसके पति का नाम अमित कश्यप है। उसके साथ उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था, घर संसार भी एकदम सही चल रहा था। उनके 3 बच्चे भी होते हैं। जो अमित कश्यप है वो टाइल्स लगाने का काम किया करता था और ठीक ठाक कमाया भी करता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो इसको अक्सर मारा पीटा करता था और साथ ही उसको कोठे पर भेजने की धमकी भी दिया करता था। हालांकि ये बात कई सालों से चल रही थी। अब 1 साल पहले अमित कश्यप अपने एक दोस्त अमरदीप को अपने घर पर लेकर आता है। अमरदीप और रविता की पहली मुलाकात उसी टाइम होती है। अब अमरदीप कुछ देर घर पे बैठता है। उसके बाद जाते वक्त वो रविता से कहता है कि मुझे अमित से कई बार बात करनी होती है, लेकिन जब वो घर पे होता है तो उसका मोबाइल अनरीचेबल आता है, उससे मेरी बात नहीं हो पाती है, तो आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए ताकि मुझे काम के सिलसिले में कुछ भी बातचीत करनी हो तो मैं आपके नंबर से बातचीत कर सकूँ। तो रविता भी अपना नंबर अब अमरदीप को दे देती है। इस तरह से इन दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाती है। अब शुरू में इन दोनों के बीच में कभी कभार बातचीत हुआ करती थी और शुरुआत में इन दोनों में
एकदम नॉर्मली बातचीत होती थी और ये दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब कुछ टाइम बातचीत करने के बाद अब एक दिन जब रविता अमरदीप से फोन पे बातचीत कर रही थी तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई लग रही थी। तो अमरदीप उसको पूछता है कि आखिर आपकी आवाज़ आज ऐसी क्यों लग रही है। तो रविता कहती है कि तुम्हारा जो भाई है उसने आज मुझे बहुत ज़्यादा मारा है और ये पहली बार नहीं है। वो अक्सर मुझे इस तरह से मारता पीटता रहता है और मुझे कभी कभी तो निर्वस्त्र करके भी मारता है और मुझे कोठे पे धंधा करने के लिए भेजने की भी धमकी दिया करता है। ये बात जब अमरदीप सुनता है तो उसको काफ़ी वो दिलासा देता है, उसको सहानुभूति दिखाता है और अच्छे से बातचीत करता है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में अब लंबी लंबी बातचीत होने लगती है। अब जो पिछले 6 महीने से इन दोनों के बीच में दोस्ती थी वो अब प्यार में बदल जाती है। ये लोग घंटों तक फ़ोन पे बातचीत करने लगते हैं और जब भी अमित घर पे नहीं होता है या तो फिर कहीं दूर जाता है तो अमरदीप इसके घर पे आता है और ये दोनों शारीरिक संबंधी अब बनाने लगे थे। हालांकि अमित को इन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब 30 मार्च 2025 को अमित इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। वो तुरंत ही अमरदीप को मारने के लिए दौड़ता है और धारदार हथियार से उसके ऊपर वार करता है। उसके हाथ में चोट लगती है और करीब 13 कटाके भी उसको आते हैं। हालांकि उसके बाद गांव के कुछ लोगों ने इन दोनों के बीच में सुलह करवा दी थी, लेकिन अमित का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं अमरदीप को जान से मार डालूंगा। जब ये बात रविता को पता चलती है तो वो अमरदीप को इस बारे में बताती है और वो कहती है कि वो तुमको मारे उससे पहले हम दोनों मिलकर उसको मार डालेंगे। और अमरदीप भी इस बात के लिए रेडी हो जाता है। अब ये दोनों उसको मारने का तरीका ढूंढने लगे थे क्योंकि इन लोगों को ऐसा दिखाना था कि उसकी मौत भी हो जाए और किसी को पता ही ना चले कि उसका मर्डर हुआ है। तो अब वो यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं। इसी दौरान उनके सामने यूट्यूब पे एक वीडियो आता है, जो वीडियो होता है कि सांप के डंक से कैसे किसी को मारा जाए। ये भी अब ये आइडिया उनको काफ़ी अच्छा लग जाता है। अब वो लोग प्लान बना लेते हैं कि इसको अब सांप के डसवाने से ही मारेंगे ताकि किसी को पता ना चले कि इसकी हत्या हमने की है। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है। 13 अप्रैल 2025 को ये लोग किसी मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, अमित और उसका परिवार। अब जब मंदिर पे वो लोग जा रहे थे उसी वक्त अमित और रविता के बीच में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद जब मंदिर से लौटकर वापस आते तब भी इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और अमित इसको काफ़ी मारता भी है। अब रविता की जो सहन शक्ति थी वो अब खत्म हो चुकी थी। वो अमरदीप को कॉल लगाती है और कहती है कैसे भी करके आज के आज सांप का इंतजाम करो, आज ही हम उसको मार डालेंगे। अब अमरदीप पास ही के गांव में जाकर एक रसल वाइपर सांप लेके आता है कुछ पैसे देकर। अब वो सांप को अपने घर पे रखता है एक थैले में भरकर और रात को करीब 11 बजे रविता अमरदीप को अपने घर पे बुलाती है। अब उस टाइम पे घर के सभी सदस्य सो गए थे और जो अमित है वो भी सो गया था। अब अमरदीप सांप को लेके घर के अंदर आ जाता है। अब ये दोनों जहाँ पे अमित सो रहा था वहाँ पे जाते हैं। पहले इन लोगों ने प्लान बनाया था कि उस सांप को उसकी बॉडी के पास रख देंगे ताकि सांप उसको काट ले, लेकिन फिर इनको डर लगता है कि सांप कहीं इनके ऊपर ही हमला ना कर दे। इसके लिए वो प्लान में चेंज करते हैं। वो सोचते हैं पहले हम गला घोट देंगे उसके बाद सांप को बाजू में रख देंगे। तो ये जो रविता है वो अमित का मुंह और हाथ पकड़ लेती है ताकि वो आवाज़ ना कर सके और जो अमरदीप है वो उसके गले को दबाने लगता है। थोड़ी देर तक गला दबाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब वो सांप को पासे में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और जैसी सुबह होती है ये पूरी घटना सबके सामने आ जाती है। अब पुलिस जब रविता ने अपना गुनाह कबूल लिया तो उसको अपनी हिरासत में लेती है और अमरदीप को भी पकड़ लेती है। इसके बाद इन दोनों के ऊपर हत्या का गुनाह दर्ज करके इन दोनों को जेल के अंदर धकेल देती है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस अब कर रही है। तो ये थी मेरठ की एक सच्ची घटना जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का खून कर दिया। इस घटना के बारे में आपकी जो भी कुछ राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।